हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। आज हम लोग देखेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये क्या है? तो ये एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है। इसका क्या फंक्शन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का कि ये जो भी पेप्टाइड एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। किसको? तो टी सेल को, है ना। लिम्फोसाइट जो सेल थे, टी सेल एंड बी सेल, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? टी सेल को। जैसे कोई पैथोजन हमारे बॉडी में जब एंटर करता है, पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो पैथोजन को क्या, उसका जो पेप्टाइड एंटीजन होता है उसको वो क्या करेगा, अपने एमएससी क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। किस सेल को? तो टी सेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर टी सेल का काम क्या है? प्रोलिफरेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना, मेमोरी सेल बनाना, तो जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको परफॉर्म करना। तो एमएससी मॉलिक्यूल का मेन फंक्शन है एंटीजन को रिप्रेजेंट करना। किसको प्रेजेंट करना? तो टी सेल को। तो ये क्या है? तो ये तो मैंने फंक्शन बता दिया कि एमएससी मॉलिक्यूल का काम क्या होता है। अब देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो ये जो है ये क्लस्टर ऑफ जीन से मिलकर बना है। क्लस्टर ऑफ जीन से मिलकर बना है। इसमें कैपेबिलिटी होता है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब पैथोजन आया, हमारे बॉडी में एंटर किया, तो जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी पार्ट का हिस्सा नहीं है। तो एमएससी मॉलिक्यूल में ये कैपेबिलिटी होता है कि उस पैथोजन मॉलिक्यूल को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो हमारा मॉलिक्यूल नहीं है, और जो हमारा मॉलिक्यूल खुद का है उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। मीन्स एमएससी मॉलिक्यूल में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि कौन हमारा सेल्फ मॉलिक्यूल है और कौन जो है वो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन करने का कैपेबिलिटी होता है। ये ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, जिसको HLA के नाम से जानते हैं। HLA क्या है? तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। फिर अगर माइस में पूछा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होता है, और इसको जो है माइस के अंदर H2 कहा गया है, मतलब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कहा गया है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है पॉलीमॉर्फिक के फॉर्म में होता है। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब जीन है, जनरली जो होता है एक जीन में क्या होता है कि 2 एलील प्रेजेंट होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जीन में मैनी एलील एग्जिस्ट करता है एमएससी मॉलिक्यूल में, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहा गया है। इसमें एक नेक्स्ट कैरेक्टर और क्या देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये हैप्लोटाइप है। हैप्लोटाइप कहने का मतलब जब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एमएससी मॉलिक्यूल जब इनहेरिट होता है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस के द्वारा क्या होता है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। लिंक्ड जीन इनहेरिट होता है। जनरली क्या होता है, जीन होता है इनहेरिट हो जाता है, लेकिन नहीं, इसमें लिंक्ड जीन इनहेरिट हो रहा है, इसीलिए इसको हैप्लोटाइप कहा गया है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन हमने देखा कि ये क्लस्टर ऑफ जीन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक क्लस्टर ऑफ जीन है, इसमें कैपेबिलिटी है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। साथ ही साथ ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट है, जिसको HLA कहा गया है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। फिर क्रोमोसोम नंबर 17 में कहाँ प्रेजेंट है? माइस के अंदर, जिसको हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कहा गया है। ये पॉलीमॉर्फिक इन नेचर है। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब कि एक जीन में मिनिमम कितने एलील होते हैं? 2 एलील देखने को मिलता है जनरली, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जीन में मैनी एलील एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहा गया है। फिर ये कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड होता है। कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड होने का मतलब है, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए टी को टॉल प्लांट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको बोलते हैं स्मॉल प्लांट कहते हैं हम लोग, जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें। तो जब F1 जनरेशन में देखते हैं तो सिर्फ जो है वो टी फैक्टर ही क्या होता है, एक्सप्रेशन शो करता है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। जब दोनों शो करे, एक जीन के दोनों एलील जो होते हैं दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है AB, ठीक है, ब्लड ग्रुप AB, ये कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड होता है। फिर हमने देखा कि यहाँ जो इनहेरिट होता है पेरेंट्स से, कहाँ पे? ऑफस्प्रिंग में, तो वहाँ पर लिंक्ड जीन इनहेरिट होता है, जिसकी वजह से इसको हैप्लोटाइप भी कहा जाता है। हैप्लोटाइप के फॉर्म में ही मदर से भी इनहेरिट होगा और फादर से भी हैप्लोटाइप के फॉर्म में ही इनहेरिट होता है। तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से क्लासेस हैं। तो एमएससी मॉलिक्यूल के 3 क्लासेस हैं।
क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 3 जो होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं उतना पढ़ते हैं, जो होता है मेनली हम लोग को क्लास 1 MSc प्रोटीन एंड क्लास 2 MSc प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो जो क्लास 1 MSc प्रोटीन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सब पे आपका क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो TC सेल्स होते हैं उसके CD8 को क्या काम करना है, इसको एंटीजन को प्रेजेंट करवाना है। ये आपका T सेल हो गया। और इस TC सेल का क्या काम है कि वो क्या करे, MSc1 क्या करे, इसको एंटीजन को रिप्रेजेंट करवाए, ठीक है। ताकि फिर TC सेल फिर क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, बाई प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंशिएशन, ये सब करके अपना फंक्शन शो करता है। कहाँ प्रेजेंट है, तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं सब पे ये प्रेजेंट है। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। मैंने यहाँ क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक N टर्मिनल देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पे C टर्मिनल देखने को मिल रहा है, और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो होता है देख सकते हैं इसमें 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखने को मिल रहा है, α1, α2 एंड α3। ये α1, α2 एंड α3 जो है आपका क्या है, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। इसमें से जो अगर TC सेल जो होता है, ऐसा मैंने पहले ही बताया है कि TC सेल के ऊपर जो है आपका CD8 रिप्रेजेंट होता है, CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये CD8 मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन होता है वो कौन करता है, ये तीनों डोमेन में से जो α3 है वो जा करके CD8 से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, CD8 बाइंडिंग साइट कहाँ पर है, α3 मॉलिक्यूल के पास। ये कितने मॉलिक्यूलर वेट का होता है, तो 43 किलो डाल्टन का होता है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ बनाया है β2 माइक्रोग्लोबिन। इसका क्या फंक्शन है, तो β2 माइक्रोग्लोबिन जो है आपका इसका अगर ये एब्सेंट हो जाता है ना, तो किसी भी कीमत पे ये जिस प्रोटीन पे, जिस सेल पे प्रेजेंट है, ये एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। मान लीजिए कोई न्यूक्लिएटेड सेल है, कोई नेफ्रॉन सेल ही है मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास नेफ्रोसाइट्स ही है या फिर हेपेटोसाइट्स ही है, ठीक है। अगर उसके ऊपर इसको MSc मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट होना है या इसको एक्सप्रेस करना है खुद को, तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि इसके पास β2 माइक्रोग्लोबिन जो है वो आपके प्रेजेंट ना हो। ये रहेगा तो ही जा करके वो एक्सप्रेस करता है। मैंने यहाँ लिखा है कि absence of it cause MSc do not expressed on the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस ही नहीं होगा, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो β2 माइक्रोग्लोबिन है वो जो है वो इस ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट नहीं है। इसका होना ज़रूरी है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि ये 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, α1, α2 एंड α3। फिर लिखा गया है कि जितने भी क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सप्रेस्ड हो रहे होते हैं कहाँ पे, तो सेल सरफेस। कैसे, तो नॉन कोवैलेंट एसोसिएशन विथ इनवेरिएंट β2 माइक्रोग्लोबिन 12 किलो डाल्टन। कहने का मतलब है कि ये जो है वो 12 किलो डाल्टन का है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। ये इससे कैसे इंटरैक्ट किया हुआ है, तो इंटरैक्शन है बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन है। नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन मीन्स जितने भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सब जो होते हैं वो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन में आते हैं। तो β2 माइक्रोग्लोबिन जो है वो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से कैसे इंटरैक्ट है, तो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन से इंटरैक्ट किया हुआ रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो वो सेल सरफेस पे MSc1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टारगेट सेल, और यहाँ पे एक टर्म है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या होता है, तो टारगेट सेल जो है उसका क्या काम है, क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कराना। तो जो क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करवाता है उसको टारगेट सेल कहते हैं, और जो क्या करता है, पेप्टाइड एंटीजन को एक्सप्रेस करवाता है किसके थ्रू, क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल के थ्रू, तो उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहेंगे। डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड टारगेट सेल दोनों में क्या डिफरेंस है,
तो जो टारगेट सेल है उसका काम है कि पेप्टाइड एंटीजन को वो एक्सप्रेस्ड करवाएगा। तो किसके थ्रू? तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के थ्रू। तो उसको कहते हैं टारगेट सेल। APC किसको कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसको कहेंगे? तो जो पेप्टाइड एंटीजन को वो एक्सप्रेस करवाएगा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के थ्रू। यहाँ लिखा हुआ है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के थ्रू, और ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सप्रेशन करवाता है। ठीक है, मोस्टली जो है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो होता है, कौन कौन, हमने क्या देखा कि जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं सब पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि मोस्टली ये कहाँ एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो मोस्टली इसका एक्सप्रेशन जो है, हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन लिम्फोसाइट्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लिम्फोसाइट्स में। और अगर लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन देखा जाए तो फाइब्रोब्लास्ट में, हेपाटोसाइट्स में, न्यूरल सेल्स में देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जहाँ पे एक्सप्रेशन ही होता है। तो वो कौन कौन से सेल हैं? तो न्यूरॉन हो गया और स्पर्म सेल। कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके दौरान इसका एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। यह आपका हो गया स्ट्रक्चर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का, जिसमें 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ये है बाइंडिंग क्लेफ्ट, जहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड करेगा। 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ है। जबकि जब क्लास 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रहा है। एक आपका हो गया बीटा 1 बीटा 2 एंड दूसरा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो आपको अल्फा एंड बीटा 2 आपको पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है क्लास 2 MHC प्रोटीन में। ठीक है, और क्लास 1 MHC प्रोटीन में आपको सिर्फ सिंगल अल्फा सिर्फ पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 2 MHC प्रोटीन। तो हम जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलके बना है। ये जो था सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा से सिर्फ मिलके बना था, और ये अल्फा एंड बीटा दोनों से मिलकर के बना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 35 किलो डाल्टन और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 28 किलो डाल्टन। ये क्या है? ऑब्वियसली ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। क्यों कह रहे भाई? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर रहा है। इसमें आपका एन टर्मिनल डोमेन है और ये आपका हो गया सी टर्मिनल। तो ऑब्वियसली कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है तो उसका एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा होता है सी टर्मिनल। तो इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रहे हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अल्फा और दूसरा बीटा देखने को मिल रहा है। फिर इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 देखे थे, किससे इंटरैक्ट कर रहा है? CD8 से। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। यहाँ पे 4 जो है आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखने को मिलता है। और ये जो है वो सब किससे बिलोंग करते हैं? तो आईजी फैमिली यानी कि इम्यूनोग्लोबिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि मेंबर ऑफ द आईजी सुपर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो TH सेल ऑफ CD4 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो TC सेल ऑफ CD8 को। TC सेल ऑफ CD, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि क्लास 1 MHC प्रोटीन किसको एक्सप्रेस करता है? तो वो एक्सप्रेस करता है TC सेल में प्रेजेंट किसको? CD8 को। क्लास 2 MHC प्रोटीन जो है वो किसको एक्सप्रेस करेगा? तो TH सेल को, T हेल्पर सेल को, जिसपे क्या प्रेजेंट होता है? CD4 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। और क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट था? तो टारगेट सेल पे। टारगेट सेल क्या करता है? तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कराता है। तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल कहाँ एक्सप्रेस होता है? तो टारगेट सेल पे, जो कि कौन से हैं? सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। अब देखते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है नॉन प्रोफेशनल। हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके थे कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो डेंड्राइटिक सेल्स हो जाते हैं, मैक्रोफाज हो जाता है और आपका बी सेल होता है। ये तीनों जो है वो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आते हैं। जिसमें पहला कौन है? डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स को जो है मोस्ट एफिशिएंट प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा गया है। दूसरा है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज जो होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म तब तक नहीं करता है जब तक कि इसको एक्टिवेट ना किया जाए। मतलब
अगर क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल का अगर इसको एक्सप्रेशन करवाना भी है तो करवाने से पहले मैक्रोफाज को पहले एक्टिवेट कराना पड़ता है। बी सेल पे जो होता है वो दोनों मॉलिक्यूल, चाहे वो क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल हो या फिर क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल हो, दोनों के दोनों क्या होता है यहाँ पे, ये एक्सप्रेस होता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फिर है नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहाँ क्या है, यहाँ आपके आगे फाइब्रोब्लास्ट, ग्लियल सेल, पैनक्रिएटिक बीटा सेल, थाइमिक एपिथेलियल सेल, ये जो एग्जांपल है किसके हैं, नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। ये आपका हो गया पेप्टाइड क्लेफ्ट, जिसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आके एंटीजन है, पूछा जाता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होता है, तो पेप्टाइड क्लेफ्ट के पास होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा क्या जाएगा कि CD4 से, जैसा कि हमने देखा कि क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल जो होता है वो एंटीजन को किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करता है। टी हेल्पर सेल्स को कौन से ग्लाइकोप्रोटीन को, तो CD4 को। तो जो CD4 बाइंडिंग साइट होता है वो किससे बाइंड करता है, बीटा 2 से। यहाँ किससे बाइंड कर रहा था, CD8 बाइंडिंग साइट कौन था, अल्फा 3 था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल और क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल से पूछा जाता है। लास्ट वन है क्लास 3 MSc प्रोटीन। इसका क्या काम है, तो जैसा कि हमने देखा कि क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल और क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल या कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस एंटीजन को क्या करना, रिप्रेजेंट करवाना इम्यून सेल्स को, जो भी टी सेल हैं टी सेल को रिप्रेजेंट करना काम है किसका, क्लास 1 और क्लास 2 MSc प्रोटीन को। लेकिन जो क्लास 3 MSc प्रोटीन होता है इसका डायरेक्टली रोल नहीं है प्रेजेंटिंग टू एंटीजन टू टी सेल। टी सेल को जो है एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए टी सेल के साथ इसका डायरेक्टली इसका रोल नहीं है। क्लास 1 और क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल का है, लेकिन आपका क्लास 3 MSc प्रोटीन का ये फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली इसमें ये रोल नहीं प्ले करता है। क्या करता है ये, इसका जो काम मेनली क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसमें हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे आपका हो गया C2 C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर इसमें हम लोग इन्फ्लामेशन रिलेटेड प्रोटीन के बारे में, हीट शॉक प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 MSc प्रोटीन। ठीक है, आज हमने ओवरऑल क्या देखा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, कितने टाइप का होता है, ये हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल और क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी डिटेल में। थैंक यू।